हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हमसे पूछा गया है हाउ मच एनर्जी, यानी एनर्जी से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं, इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज n equal to 5 ऑर्बिट. Compare your answer with the ionization enthalpy of hydrogen atom, energy required to remove the electron from n equal to 1 orbit. ठीक है. सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्वेश्चन का मतलब क्या है. तो क्वेश्चन का मतलब जानने के लिए देखो यहाँ पे एक टर्म हमें गिवन है आयोनाइजेशन एनर्जी. इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. हालांकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में आप लोग काफी कुछ जानते भी होंगे, बट स्टिल हम एक बार उसकी डेफिनेशन को और देख लेते हैं. देखो क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी. सो आयोनाइजेशन एनर्जी ये ऑब्वियसली एक एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ती है हमें इसकी. इसका मतलब रिएक्शन, ये प्रोसेस हमारा कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक. और एंडोथर्मिक का मतलब आप सभी जानते हो कि जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी. ठीक है, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, कहने का मतलब है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयन विच इज प्रेजेंट इन इट्स ग्राउंड स्टेट. So the energy level from which an electron is ejected is the valence shell of the specific atom or ion involved. ठीक है, मतलब मैं इसका आपको समझा देती हूँ कि बेसिकली क्या होता है. एक एटम आपका कुछ इस तरह से नजर आता है. ठीक है, ये कोई भी एक रैंडम एटम है. लेट्स से कि मैं ये मान लेती हूँ ये इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल. तो मान लेते हैं कि जो भी कोई एटम है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ शेल के अंदर बैठा है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है. तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी. अगर मैं चाहती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाए, इजेक्ट आउट हो जाए, तो इसके लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी को हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी. क्योंकि एनर्जी हम दे रहे हैं तो इसलिए वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी. ठीक है, ये कोई भी रैंडम एटम की बात हो गई. अब ये कौन सा शेल है जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए. अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो ये शेल जो है ये आपका वैलेंस शेल होगा या फिर आउटर मोस्ट शेल होगा, जहां पे कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट है, जिसकी हाईएस्ट एनर्जी है. क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आप बाहर की तरफ मूव करते हो एटम के अंदर ऑर्बिट्स की एनर्जी बढ़ती जाती है कुछ इस ऑर्डर में. ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी तो ये हो गया. अब दूसरी बात इन्होंने बात की है हमसे हाइड्रोजन एटम की. देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन को वापस देखते हैं. सो देखो इन्होंने हमसे क्या रखा है, हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं. तो हाइड्रोजन एटम के अंदर देखो कितने शेल्स होते हैं, सब जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 ही तो होता है. सो इसके अंदर जो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो भी किसके अंदर, फर्स्ट शेल में. देखो एन की वैल्यू कितनी है, 1 है. एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल के लिए आपको पता है अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है. और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, इसका मतलब इसको मैं कुछ इस तरह से शो कर सकती हूँ. सो दिस वुड बी 1s1. अगर इसका मेरे को ऑर्बिटल डायग्राम बनाना हो तो मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगी. मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बाहर एक ऑर्बिट हो गया. उसके अलावा मैं 5 तक बना देती हूँ. इसका रीजन है क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऐसा ही कुछ गिवन है. तो नॉर्मली तो क्या होता है कि जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इस वाले शेल में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, फर्स्ट शेल के अंदर 1 2 3 4 5. ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली वो एग्जिस्ट करेगा. तो n=1 से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे जितनी भी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसका हाईएस्ट शेल है, समझ रहे हो ना, यहाँ तक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है नॉर्मली अपनी ग्राउंड स्टेट में. तो ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, तो ग्राउंड स्टेट में तो ये इसका हाईएस्ट ऑर्बिट है. यहाँ तक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, 1 के ऊपर तो जा ही नहीं सकता. तो इस फर्स्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी. अब मैं मान लेती हूँ कि हमने क्या किया कि इसी सैंपल को हीट किया. ये कौन है, हमारा हाइड्रोजन का एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है. ठीक है, एन से कंफ्यूज मत होना, ये न्यूक्लियस के लिए मैंने शो कर रखा है, पॉजिटिव चार्ज है. तो यहाँ पे अब मैंने इसको क्या किया, कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दी, जिससे हुआ क्या कि ये इलेक्ट्रॉन जो है उठ के आपका 5वें ऑर्बिटल में चला गया, 5वें ऑर्बिट में चला गया. अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया. तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, ये हमें गिवन है. तो हमें बता, या ये भी हमसे पूछा गया है n=5 भी. तो दो सिचुएशंस हमें देख रखी है जिसको कि हमें एक एक करके आप समझना है. तो एक बार से वापस क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. पहले वाले केस में उन्होंने कहा कि अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो 5वें ऑर्बिट में बैठा है, यानी कि 5वें एनर्जी शेल में बैठा है, जो कि ऑब्वियसली तभी पॉसिबल है अगर वो ग्राउंड स्टेट में नहीं है, एक्साइटेड स्टेट में है, बाय टेकिंग सम एनर्जी. तो n=5 ऑर्बिट के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर हुई है. उसके अलावा आपको उसको कंपेयर करना है विद द आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, जबकि n की वैल्यू 1 है. अब आपको समझ में आ गया होगा, n की वैल्यू 1 मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ग्राउंड स्टेट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n=1 में ही तो बैठेगा, तो इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी.
ठीक है। और आप कर क्या रहे हो, दोनों ही केस में फिफ्थ ऑर्बिट से भी आप कहाँ पे, मतलब इन्फिनिटी की तरफ आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना, तो क्या कर रहे हो आप, फिफ्थ से इन्फिनिटी ऑर्बिट में उसको लेके जा रहे हो, तो N2 की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, इन्फिनिटी। इस केस में भी क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो और कहाँ, बाहर लेकर जा रहे हो, तो मतलब इन्फिनिटी, मतलब वो न्यूक्लियस के ट्रैप से बाहर आ जाए। ठीक है, तो दो सिचुएशंस हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आप लोगों ने है ना एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, जब भी आपको दो एनर्जी लेवल्स गिवन होते हैं, ठीक है, दो एनर्जी लेवल्स गिवन होते हैं, तो उसके लिए लास्ट वाली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, जहां पे हमने न्यू बार, जिसको कि वेव नंबर कहते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 लैम्डा 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने देखा था। अब देखो, ये लैम्डा को है ना, थोड़ा सा आप लोग कुछ कोशिश करो कि जिससे हम इसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकें। किस तरह से करोगे, आपको पता है ई जो होता है ना, वो एच सी बाय लैम्डा के इक्वल होता है। क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, एच सी 1 बाय लैम्डा लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर 1 बाय लैम्डा को मैं रिप्लेस कर दूं ई से, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एच सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं 1 बाय लैम्डा की जगह ई लिखना चाहती हूँ, सो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड विद एच सी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। सो बेसिकली दिस वुड बिकम, ये वाली जो वैल्यू है आपकी, अगर इसको एनर्जी के टर्म्स में लेकर आना है, तो दिस बिकम्स आर मल्टीप्लाइड बाय एच सी 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। और क्योंकि दो लेवल्स के बीच में एनर्जी चेंज को शो कर रहा है, इसलिए हम इसको डेल्टा ई लिख देते हैं। अब आप क्या करो, सबकी वैल्यूज को पुट कर दो। ये आर क्या होता है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, लास्ट क्लास में हमने देखा था 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ये सेंटीमीटर में है, आप इसको मीटर में चेंज कर लेना। ठीक है, जो कि जरूरी भी होगा आगे करने के लिए, क्योंकि आगे जो हम लोग लिखेंगे टर्म्स जैसे कि सी, तो वो मीटर्स के अंदर होगा, तो उसको आप एक बार कन्वर्ट कर लेना। उसके अलावा जो आपकी एच की वैल्यू है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वो कितना होता है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34। और ये किसमें हो गया, जूल सेकेंड। उसके अलावा मल्टीप्लाई कर दो इसको सी से, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8। ये किसमें हो गया, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और ये हो गया आपका 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर, जहां पे मैंने आपको बताया कि n2 की वैल्यू दोनों के अंदर फिक्स है एंड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर जो है वो कुछ इतना आ जाएगा, 2.18 10 टू द पावर ऑफ माइनस 18 जूल्स के अंदर। ठीक है, ये आ गया जूल्स के अंदर। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके ना वैल्यूज को पुट करेंगे। पहले मैं इसको ऐसे ही लिख लेती हूँ, माइनस 1 बाय n2 की जगह पे मैं इसको इन्फिनिटी का स्क्वायर लिख देती हूँ। ठीक है, ताकि आगे मेरे लिए सिंपल हो जाए। अब देखो, दो सिचुएशंस है मेरे पास। अब दोनों सिचुएशंस में एक बार तो n1 की वैल्यू जो है वो आपको 5 गिवन है फिफ्थ ऑर्बिट में, और दूसरी बार आपसे कहा है आयनाइजेशन एनर्जी की बात, जिसके लिए आपको पता है कि ऑटोमेटिक आपको पता होना चाहिए कि n1 की वैल्यू आपको 1 ही लेनी है। ठीक है, अब दोनों के लिए आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अब सिंपल है, अब समझ में भी आ गया होगा आपको कि हम लोग ये सब क्या कुछ कर रहे हैं। तो देखो, डेल्टा ई जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, सो दिस विल बी 2.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 18 जूल में 1 बाय n1 कितना है, अब देखो इस केस में 5 का स्क्वायर है, माइनस, आप खुद सोचो इन्फिनिटी वैल्यू तो बहुत कुछ भी हो सकता है, मतलब कि इन्फिनिटी वैल्यू आप समझ रहे हो ना कि न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर, मतलब कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इन्फिनिटी की वैल्यू जो है वो काफी लार्ज है, काफी लार्ज है 1 के कंपैरिजन में। तो हम क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी काफी ज्यादा है, तो इसका मतलब 1 बाय इन्फिनिटी क्या होगा, काफी ज्यादा कम होगा। ये ऑलमोस्ट इक्वल टू होगा कितना, जीरो के बराबर। तो या तो आप इसको क्या ऐसे लिख दो कुछ, ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ही है। ये इतनी बड़ी वैल्यू की ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इग्नोर। तो मैं इसको लिख देती हूँ ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, अब आप बाकी पार्ट को सॉल्व कर लो। 10 टू द पावर ऑफ माइनस 18 और ये कितना हो गया, 25। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.0872 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 18 जूल। एक बार करके देखना इसको। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी हम डेल्टा ई को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगेन बस n1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। सो 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया, जीरो के इक्वल, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.2 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, ये आ गया आपके पास, यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल की वैल्यू आ गई। दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक के नीचे 5 लिख देती हूँ फिफ्थ ऑर्बिट को दिखाने के लिए, और इसको 1 लिख देती हूँ। ठीक है, अब हमें दोनों को ना कंपेयर करना था। क्वेश्चन याद है ना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, कंपेयर योर आंसर विद द आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो, कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे, डेल्टा ई 5 क्या करते हैं हम लोग, रेशो ले लेते हैं,
और इसको डिवाइड कर दो डेल्टा E1 से, यानी कि 0.0872 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इसको आप कर दो 2.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18, जहां ऑब्वियसली 10 टू द पावर -18 10 टू द पावर -18 जो है वो कट हो जाएंगे एंड यू विल गेट योर आंसर एज 1/25। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, देखो अब इससे कंक्लूजन क्या निकालते हो, दूसरा कलर चूज कर लेती हूँ। कंक्लूजन ये निकलता है कि डेल्टा E1 जो है 25 को दूसरी तरफ लेके चल जाओ, सो दैट इज 25 टाइम्स ऑफ डेल्टा E5। अब ये डेल्टा E1 क्या था, याद करो, ये तो थी आयनाइजेशन एनर्जी, जहाँ पे N1 की वैल्यू 1 के इक्वल थी, और यहाँ पे डेल्टा E5 है जिसके अंदर की जो आपका N1 है उसकी वैल्यू 5 के इक्वल है। यानी कि काफी ऑब्वियस भी है यहाँ पे आंसर। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें और ये बाहर के ऑर्बिट्स हैं, तो आप खुद सोचो ना कि ज्यादा एनर्जी आपको कब देनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5। एक इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे बैठा है उसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर निकलने के लिए, कि एक इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी हायर एनर्जी लेवल पे बैठा है उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, वो वाला इलेक्ट्रॉन जो कि ज्यादा न्यूक्लियस के पास में है, तो इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में काफी ज्यादा इंटरेक्शन है, तो इसको निकालने के लिए मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। तो इसको बोल देते हैं E1, इसको बोल देते हैं E5। तो ऑब्वियसली E1 के लिए जो एनर्जी है वो काफी 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 ज्यादा होगी देन द एनर्जी ऑफ E5। तो ठीक है, तो ये कितनी ज्यादा है, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया, 25 टाइम्स ज्यादा है, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे कंपैरिजन हो गया। आई एम श्योर कि आपको क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, कैलकुलेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में समझना, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप मैथ्स में और फिजिक्स में भी कर लेते हो, बट जब बात आती है अंडरस्टैंडिंग की, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन सीखते हो उनको अप्लाई कहाँ करोगे, अप्लाई एक्चुअली आपको केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी करना पड़ता है। ठीक है, सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 14। आप चाहे तो एक बार अपना आंसर यहाँ से भी चेक कर लेना, यू विल गेट इट एज 25। दैट सेज दैट डेल्टा E1 इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ डेल्टा E, जहाँ पे ऑब्वियसली जो डेल्टा E1 है वो n इक्वल टू 1 के लिए है एंड दिस इज फॉर n इक्वल टू 5। ठीक है, यानी कि यहाँ बात हो रही है आयनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा, एप्लीकेशन बेस्ड। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।